कर्नाटक में हम कहाँ हारे? कर्नाटक में जितना हमारा वोट बैंक था, सारे सर्कमस्टांसिस के बावजूद हमारा वोट बैंक तो वही है। जो जेडीएस वहां पर थी, जो 18-23% वोट लेती थी, वो 18% पर आ गई, 18 से 13 पे आ गई। वो जो 5% वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी में, उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। हमारी कोई नेगेटिव वहां पर नहीं थी, क्योंकि हमें जितना वोट पीछे मिलता था उतना वोट हमें। उस महिला को हमारी पार्टी ने सम्मान दिया और उसको हमने स्टेज पे भी बिठाया। वो एक प्री प्लानिंग तरीके से वहां पर आई थी और उसमें कोई हमारी सरकार के प्रति उसकी नाराजगी नहीं थी। एक लाइन पकड़ ली पार्टी के लोगों ने कि डंका बज गया। कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां विश्व गुरु और ये डंका बजने की बात आती? कल मतलब सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन कई बार सोचती हूँ मैं कि इसका कोई जवाब तो दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। हरियाणा में राजनीति का जो एक माहौल है वो एक अलग रंग में दिख रहा है इन दिनों। हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के सत्ता में 9 साल पूरे होने को हैं, जहां सरकार इस 9 साल के एक पर्व के तौर पर सेलिब्रेशन कर रही है, वहीं सरकार की नीतियों को लेकर सरकार के मुख्यमंत्री तक का एक विरोध देखने को मिल रहा है। चाहे वो सिरसा की बात हो, चाहे कल वो जनसंवाद में महेंद्रगढ़ की बात हो, लेकिन वो जश्न किस चीज का मना रहे हैं, इन बातों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता भूपेंद्र गहलोत जी बड़े सीनियर नेता हैं और बड़े सामाजिक इनका जो व्यक्तित्व है बहुत बड़ा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। गहलोत साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जगत महान न्यूज में। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 8.5 साल हरियाणा में हो गए और 9 साल सेंटर में हो गए। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। अभी पिछले दिनों ही 3 देशों की यात्रा करके मोदी जी आए और उनका किस भव्य स्वागत ऑस्ट्रेलिया में हुआ और एक प्राइम मिनिस्टर ने तो उनके पैर छूने की भी बात की। तो देखिए, मोदी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो गरीबों के हक में लिए हैं और इस सरकार में जितने गरीब लोग हैं वही सरकार से खुश हैं। जो 2 नंबर के लोग हैं सिर्फ वो दुखी हैं। अभी हमारे 9 साल पूरे हो जाएंगे। मैं हरियाणा की भी चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि हरियाणा में पहले जो सारा सिस्टम पैसे की दलाली से होता था, चाहे पेंशन बनाने की बात थी, चाहे पीले कार्ड बनाने की बात थी, या नौकरी की खर्ची पर्ची की बात थी, या ट्रांसफर की बात थी, वो सब में हमारी सरकार ने पारदर्शिता लाने का काम किया है। हमने सारा डिजिटल किया है सारे सिस्टम को। पहले तो ये विरोध करते थे कि गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं है, कैसे बैंकों में जाएंगे, कैसे पेंशन मिलेगी। आज सब लोगों की पेंशन बैंकों में जा रही है और जो फ्रॉड हो रहा था उसको रुक गया है। अभी पिछले दिनों ही 2011 में जो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, तो पेंशन कैसे घोटाला हुआ था। कम उम्र के इनके दलालों ने पैसे ले लेके कम उम्र के लोगों की पेंशन बना दी थी और जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके भी पैसे ये निकालते रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय ने परसों ही हिदायत दी है, डायरेक्शन दी है कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और 60 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे। आज ये लोग विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि इनके जो दलाल थे वो सारे मामलों में खत्म होते जा रहे हैं। ई टेंडरिंग का ही विरोध कर रहे हैं। जो पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार कर रही है उससे इनको तकलीफ हो रही है। गहलोत साहब, आप कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, विदेश दौरों से लौट के आए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, किस बात का डंका है? जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जिसकी भी सरकार हो वो विदेशी दौरे पे जाते हैं और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ ये डील हुई, ये बात हुई, इससे सर देश को फायदा होगा। एक लाइन पकड़ ली पार्टी के लोगों ने कि डंका बज गया। कि कौन सा विश्वविद्यालय, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां विश्व गुरु और ये डंका बजने की बात आती? कल मतलब सवाल भले ही कड़वा हो, लेकिन कई बार सोचती हूँ मैं कि इसका कोई जवाब तो दे। देखिए, कांग्रेस के लोग कहते थे कि मोदी जी ने वादा किया था 370 हटाने का। पिछली बार मैंने देखा वो कहते थे कि 370 हट गई, 370 हट जाए तो बीजेपी को वोट दे देना। अब उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन जाए तो उनको वोट दे देना। मोदी जी ने राम मंदिर भी बनवाया, 370 भी हटाई और जितना ये भ्रष्टाचारी लोग हैं सबको अंदर ठोकने का काम हमारी बीजेपी सरकार कर रही है। और कितना निवेश हमारे देश में आ रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है और जो लोग हमारे यहाँ राज करके गए उनके आप हालात देख लीजिए, वो कहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारी सरकार कहाँ पहुंची हुई है। तो 9 साल इसी का सेलिब्रेशन हो रहा है, जो 9 साल पूरे बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने डेवलपमेंट की है। आज कितने एक्सप्रेस हाईवे सारे देश में, कितना एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं। जहाँ 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगते थे, मात्र 2 घंटे में
अब लोग सफर तय करके अपना रास्ता तय करते हैं। और हमने पूरा भ्रष्टाचार को पूरा जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है। आज विपक्ष तो बिल्कुल खत्म हो गया। जो कांग्रेस पार्टी 60 सालों तक राज करी, 2 इलेक्शन हो गए, 2014 में भी और 2019 में भी, वो विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाए। अब ये कहते हैं पीछे जो चुनाव हुए, इन्होंने, इनके पास कुछ है नहीं, जनता इनका साथ नहीं दे रही। कोई भी एजिटेशन किसी किस्म का होता है तो ये वहां जाकर पहुंच जाते हैं और उनके कंधे पे बंदूक चलते हैं। पीछे ये बात करते हैं किसानों की, जब किसान एजिटेशन हुआ उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ। सबसे नजदीक का राज्य उत्तर प्रदेश, 403 सीटों पे खाता तो कांग्रेस का खुला नहीं, और 397 सीटों पे तो जमात जमत होने का काम हुआ। और ये टिकैत जो ज्यादा बकवास करता था, इसका अपना क्षेत्र जिसमें इसकी वोट थी, उस बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई। तो ये लोगों ने इनको नकार दिया। और आदरणीय जो मोदी जी हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारा देश उससे प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो जब हरियाणा की बात करूं, बड़ा सेलिब्रेशन जोर शोर से तैयारी है। पिछले सप्ताह सिरसा में एक महिला सरपंच ने चुन्नी रख दी, उनको कहा मुख्यमंत्री ने कि उठा के फेंको, ये आपका कार्यकर्ता। कल महेंद्रगढ़ में उनका घेराव किया जनसंवाद में। तो 9 साल में ये मतलब ये सेलिब्रेशन है कि एक महिला चुन्नी फेंक देती है और एक गांव को में एक मुख्यमंत्री को बंधक बना लेते हैं। कैसी कैसा प्रोग्राम, कैसा आपका सेलिब्रेशन? देखिए, जो सिरसा में चुन्नी फेंकने की बात आई, उस महिला को हमारी पार्टी ने सम्मान दिया और उसको हमने स्टेज पे भी बिठाया। वो एक प्री प्लानिंग तरीके से वहां पर आई थी और उसमें कोई हमारी सरकार के प्रति उसकी नाराजगी नहीं थी। वो तो उनका अपना कोई गांव का जो आपस का झगड़ा था, उस पर झगड़ा हुआ और उन्होंने कोई विरोध के उसमें नहीं बेची। उन्होंने तो एक ये कहा कि भी मैं अपने पैरों में पगड़ी रखती हूँ और मेरे जो है ये काम हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी उसकी जांच करने के आदेश दे दिए थे। कायदे से तो ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, इसकी शिकायत है, मैंने देखी अब तक बहुत सारे प्रोग्राम, कि भाई इसकी शिकायत को दूर करो और मुझे बताओ। मुख्यमंत्री ये कहता है, लेकिन दोबारा से 1 हफ्ते के अंदर फिर महेंद्रगढ़ उनका घेराव हो जाता है, 5 जिलों की पुलिस उनको निकाल के लाती है। ये सेलिब्रेशन होगा? नहीं नहीं, देखिए, वहां पर कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध था और ना माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध था। पिछले कुछ समय पहले उस गांव को उप तहसील का दर्जा दिया था और वो जब दूसरे गांव में गए तो किसी ने मांग की, तो अधिकारी जो थे उन्होंने उनको नहीं बताया कि हम पहले ही इसकी आप घोषणा कर चुके हो। तो उन्होंने वहां उप तहसील बनाने की घोषणा कर दी और जब रात को जाके उस गांव में रुके तो लोगों को इस बात का विरोध था कि उप तहसील तो हमारे यहाँ बननी थी, आपने पहले घोषणा कर रखी थी और आपने वहाँ की वो कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये अफसरों ने मुझे बताया नहीं और हम इसकी वो करके इन्वेस्टिगेशन करके जहाँ भी बननी होगी वहां पर बनाएंगे। वो कोई पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं था, वो एक गलत जो सूचना के वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने अपनी बात रखी थी, बाकी कोई विरोध की बात नहीं। गहलोत साहब, कर्नाटक में बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, 3 राज्यों में और चुनाव में। तो एक बात आ रही कि जो कर्नाटक वाला हाल है वही बीजेपी का इन 3 राज्यों में, तो साउथ में सबसे बड़ा स्टेट है और राहुल गांधी की यात्रा का जो प्रभाव देखा गया, बीजेपी उसको पचा नहीं रही। नहीं, देखिए, कर्नाटक में हम कहाँ आ रहे हैं? कर्नाटक में जितना हमारा वोट बैंक था, सारे सर्कमस्टांसिस के बावजूद हमारा वोट बैंक तो वही है। जो जेडीएस वहां पर थी, जो 18-23% वोट लेती थी, वो 18% पर आ गई, 18 से 13 पे आ गई। वो जो 5% वोट शिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी में, उसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। हमारी कोई नेगेटिव वहां पर नहीं थी, क्योंकि हमें जितना वोट पीछे मिलता था उतना वोट हमें मिला है। तो आपको लगता है कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें बीजेपी जीत पाएगी, सरकार दोबारा से फिर से दोहराएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का तो अस्तित्व खत्म हो गया। ये तो नेशनल लेवल पर भी माँ बेटे की पार्टी हो गई और खासतौर पर हरियाणा में भी बाप बेटे की पार्टी हो गई। इनको लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। और राजस्थान में आज क्या चल रहा है आप सबको पता है। पायलट तो खुद ही उनके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। अपनी सरकार के मंत्री जो है वो किस तरह से उनको कहते हैं चोर उचक्के और बगैर पैसे लिए कोई काम ही नहीं होता। ये बात तो बीजेपी में भी आपको मानना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए, खुल के बात ना आ रही हो प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं, देखिए, आप ये नहीं कह सकते। जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत ही डिसिप्लिन की पार्टी है। उसमें किसी तरह की चर्चाएं होती हैं। चर्चा तो डेमोक्रेसी में आपको सबकी चर्चा तो होनी अच्छी बात होती है, तो उससे एक रिजल्ट निकलता है। लेकिन हमारा कोई भी नेता कोई भी हमारे इस किस्म की बातें नहीं कर सकता, ना कोई विद्रोह की बात कर सकता। और यहाँ विशेष व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, वो कितना ही बड़ा आदमी भी हो।
या तो संगठन की और पार्टी की वैल्यू है। एक बात कह रहे हो कि कोई, मैं एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि विशेष व्यक्ति की, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के चेहरे के अलावा किसी का जिक्र हो तो मुझे आप बता दो। नहीं, आप ये बताइए हमारी पार्टी में कितने अध्यक्ष आए हैं? यहाँ तो तीन तीन साल के बाद अध्यक्ष बदल जाता है। कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि वो सोनिया, कभी राहुल कभी सोनिया। अब उन्होंने नाटक करके खड़गे को बिठाया है। अभी मैं कर्नाटक में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, सोनिया भी बैठी और राहुल भी बैठा, खड़गे बेचारा खड़ा खड़ा यूं देखता रहा कि मुझे भी ये बैठने के लिए कहें। उनको अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी नेहरू परिवार से, इंदिरा गांधी परिवार से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। और जिस तरह की ये बातें करते हैं राहुल, जिस तरह का बचपना करते हैं, जगह जगह जाके कोई भी बयान दे देते हैं, उससे कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना निश्चित है। कोई भी पार्टी आप देखिए, कोई भी पार्टी इनको गले लगाने को तैयार नहीं। यूपी में ये पीछे पीछे घूमे, मायावती को भी इन्होंने बयान दिया कि हम वो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, मायावती ने भी भाव नहीं दिया, अखिलेश भाव नहीं दे रहा। एक आदमी जिसकी अपनी पार्टी 4 नंबर की है बिहार में, नीतीश कुमार, जिसका ये नहीं पता होता कि वो सुबह किस पार्टी में, शाम को किस पार्टी में। उसने मेरे साथ काम किया है, हम लोग लोकदल में इकट्ठे रहे, हम लोग तो कांग्रेस के विरोधी रहे, हम तो कांग्रेस की, हमारी जो नींव थी कांग्रेस के विरोध में रही, लेकिन वो लोग कभी उसका इतबार ही नहीं, कांग्रेस से खिलाफ हाथ मिला के बैठ जाते। तेजस्वी यादव का साथ सिर्फ इसीलिए छोड़ा था कि भ्रष्टाचार के मामले में वो लिप्त पाए गए थे। तो भ्रष्टाचार के केस तो आज भी है, आज क्यों चले गए? ये सारे भ्रष्टाचारी इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि उनको कहीं किसी तरह से बचाव मिल जाए। और आपको ध्यान होगा पिछले दिनों ये सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि ऐसा हमारे कोई डायरेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट कि हम चोरी भी करें, कुछ भी करें, और हमारे को पुलिस पकड़े ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। बिल्कुल। अभी भी विपक्ष गया, ये जो कल हमारे शिलान्यास होना है उसके लिए भी कल विपक्ष गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी। ये तो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बेबाक बात की गहलोत साहब ने, और अनेक मुद्दों पे ये हमेशा मुखर रहते हैं। लेकिन एक दिक्कत है इस बीजेपी में कि वो विपक्ष को मानने को कभी तैयार नहीं होते, और अपनी जो बात होती है, मन की बात, वो कहते हैं कि ये जनता को हमारी जो नीतियां बिल्कुल पसंद हैं। लेकिन गहलोत साहब का कोई मतलब मुखर होने में इनका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको बेहतर तरीके से ये पब्लिक के सामने रखते हैं, और आगे भी हम इनसे अलग अलग मुद्दों पर विचार करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सोनीपत से तेजवीर के साथ सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।